हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूं सितंबर मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से उसका पार्ट 5 को लेकर। इससे पहले मैंने जून जुलाई अगस्त तीनों मंथ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और साथ ही जो हमारे मॉर्निंग सेशन में करंट अफेयर एनालिसिस की जो सीरीज चल रही है उसका भी जून से लेकर सितंबर मंथ तक कंप्लीट हो चुकी है और कल अक्टूबर मंथ की भी हो जाएगी। तो इन सारे वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसके अलावा आप ऊपर राइट साइड जो आई आइकन है वहां से भी आप वीडियो के लिंक पे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और जैसा कि शुरू हम करने से पहले हम एक मैप क्वेश्चन करते हैं। तो आज का जो मैप क्वेश्चन है वो आइडेंटिफाई द आइलैंड कंट्री विच रिसेंटली कट्स इट्स ऑफिशियल टाइज विथ ताइवान टू सपोर्ट वन चाइना प्रिंसिपल ऑफ चाइना। तो मतलब वन चाइना जो पॉलिसी है ना चाइना का, जिससे वो धीरे धीरे ताइवान ताइवान को भी अपने अंदर रख लेना चाह रहा है। हांगकांग और वो जो क्या मालवई के साथ तो ऑलरेडी ये कर ही चुका है। तो इस तरह का जो ये चाइना का जो मतलब बुरा हरकत है ना, इसके वजह से ये जो एक आइलैंड है जो ऑलरेडी चाइना मतलब ताइवान के साथ और ये उसके चाइना के साथ इनडायरेक्टली अपना पूरा टाइज को खत्म कर रहा है। तो कौन सा ये आइलैंड कंट्री है? वो सोलोमन आइलैंड है। ठीक है, ये सोलोमन आइलैंड क्या है? इसका गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि हम ताइवान के साथ अब किसी भी तरह का डिप्लोमेटिक या किसी तरह का कोई भी एलिगेंस हम नहीं रखेंगे जो कि चाइना के से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, इसके अलावा सोलोमन आइलैंड्स ने जो लोकेटेड है वो कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में आता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो इसका जितना भी मतलब जब वर्ल्ड वार टू के समय में ना इसी एरिया में मैक्सिमम जगह में रखा गया था फेयर्स बैटल के तौर पे अपना वहां पे, जो कि उसका कैपिटल है होनियारा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ये आइलैंड कंट्री है, ये सोलोमन आइलैंड, इतने सारे आइलैंड्स का एक मिला के हो रहा है। तो इसमें एक जो छोटा सा आइलैंड बीच में है उसको होनियारा भी बोल रहे हैं, वही है इसका कैपिटल। ठीक है, ये जो आपको सर्किल क्या हो ना, ये है आपको सोलोमन आइलैंड। इसको जूम करके आप देखेंगे तो ये इस तरह का आइलैंड, इतने सारे आइलैंड्स हैं जिसमें ये जो होनियारा है ये है इसका कैपिटल। ठीक है, तो इससे बगल में ये पापिया न्यू गिनिया है, जहाँ पे पाया जाता है वर्ल्ड का सबसे बोला जाने वाला लैंग्वेजेस इसी कंट्री में है। ठीक है, और इधर हो गया ऑस्ट्रेलिया, तो इसलिए इस तरह ऑस्ट्रेलिया और थोड़ा इधर जाएंगे तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स मिलेगा। तो इन दोनों कंट्री के बीच में ये आइलैंड पड़ता है। ठीक है, तो ये आइलैंड ही चाइना से अब मतलब ताइवान से पूरा अपना रिलेशन तोड़ने का अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चन आंसर का सीरीज। तो हम अपने दोस्तों को बताना चाहेंगे कि प्लीज आप लोग जैसा क्वेश्चन और आंसर करने से पहले आप लोग स्टार्ट करते हैं कि आप क्वेश्चन वहां पर आ रहा है आप वीडियो को पॉज करें, उसके बाद आंसर को अपना टिक करें, फिर जैसे जैसे हो आप आगे बढ़ते जाइए वीडियो को प्ले करके, और देखिए कि आपका क्या अप्रोच था इस क्वेश्चंस को मतलब डील करने का, और मैं किस अप्रोच से जा रहा हूँ। ठीक है, जिससे आप एनालाइज कर पाओगे कि क्वेश्चन जब सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तब लास्ट में आपको कितने मार्क्स मिले, कितने मतलब सही क्वेश्चन आप कर पाए, और क्या उसमें गलतियां कर रहे हैं, या आप उसे फिर एनालाइज कर लीजिए मेरे बताए हुए तरीकों को मतलब मिलाते हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सॉवरेन बॉन्ड्स। तो सॉवरेन बॉन्ड से रिलेटेड हमने अच्छे से पढ़ा था अपने करंट अफेयर एनालिसिस में। तो इसका 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट बताना है। तो जैसे कि पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये बोल रहा है कि सॉवरेन बॉन्ड इज अ स्पेसिफिक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट इन बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक करेंसी। तो क्या ये फॉरेन और डोमेस्टिक करेंसी दोनों में ही ये मतलब ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इशू किया जाता है? तो चलिए देख लेते हैं, ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। उसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट है द यील्ड ऑफ द सोवरेन बॉन्ड इज द इंटरेस्ट रेट दैट द गवर्नमेंट पेज ऑन इशूइंग बॉन्ड्स। तो क्या ये गवर्नमेंट पे करता है जब इशूइंग बॉन्ड करता है, तो इस तरह का यील्ड मतलब इंटरेस्ट पे करता है क्या? चलिए देख लेते हैं क्या है। तीसरा है द सेंट्रल बैंक ऑल्सो, ये देखिए ऑल्सो, सेंट्रल बैंक ऑल्सो कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी विद इन द इकोनॉमी बाय द यूज ऑफ दिस बॉन्ड। तो क्या सेंट्रल बैंक इस तरह का सॉवरेन बॉन्ड वगैरह निकाल के सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करता है क्या? तो चलिए देख लेते हैं, 3 स्टेटमेंट दिया और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो हाँ ये जो सेंट्रल बैंक है ना, जैसे हमारा रिजर्व बैंक हुआ, ये क्या करता है सॉवरेन बॉन्ड मतलब हुआ कि एक तरह का ये एक बॉन्ड में लिखा हुआ रहेगा कि मैं इस आदमी को से 10 लाख रुपए लिया हूँ और मैं उसको ये बॉन्ड दे रहा हूँ, और हर साल इस बॉन्ड में लिखा रहेगा कि इतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तब ऐसा कुछ अगर इशू करता है ना रिजर्व बैंक, मतलब जो बहुत ज्यादा कैश अगर मार्केट में आ जाता है
तब वो कैश को डिक्रीज करने के लिए इस तरह का बॉन्ड निकालते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या, जितना ज्यादा मतलब एक इन्फ्लेशन का जो रेट है ना, जो दिया गया है +-4, तो ये मेंटेन करने के लिए आरबीआई इस तरह का करते हैं ताकि इन्फ्लेशन को एक कंट्रोल करके रखें। उसके अलावा ये जो सॉवरेन बॉन्ड है, हाँ ये सच बात है कि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के तौर पे भी गवर्नमेंट इसे यूज किया करते हैं, कि जब गवर्नमेंट के पास भी पैसे की जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या मतलब ये सॉवरेन बॉन्ड टाइप का ये इशू करते हैं, और फॉरेन और डोमेस्टिक दोनों करेंसी में इसे इशू करते हैं, ठीक है। तो इसलिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईएफसी। तो आईएफसी से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, ध्यान दीजिएगा, इसे हम बहुत कम ही जानते हैं, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि ये सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है आईएमएफ का, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, आईएमएफ। तो इसका ये मतलब एक तरह से सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये सही है या गलत, ये आपको बताना है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन फोकस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन द प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये क्या एक्सक्लूसिवली प्राइवेट सेक्टर का डेवलपिंग कंट्रीज में ये करता है? तो ये हो गया यहाँ का कीवर्ड, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है, इट्स गोल्स आर टू इंक्रीज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज, इंप्रूव हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। देखिए, इस तरह का जब भी फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इंटरनेशनल फाइनेंस, तो इस तरह का काम तो करेगा ही, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज, इंप्रूव हेल्थ केयर, एजुकेशन, इस तरह का चीज गोल्स में दिया रहेगा, ठीक है। तो आप तो ऐसे स्टेटमेंट को ज्यादातर सही मानते हैं, जैसा कि हम हमेशा पहले भी आपको मैं बोला हुआ हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। मतलब ये तो एक्सप्लेन कर रहा है ना, आपको खुद ही पता चलेगा, फाइनेंस कॉर्पोरेशन है तो ये सब चीज तो एक कोई भी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का पहला मतलब जॉब होता है कि ये सब चीज में ध्यान दे, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो कि प्राइवेट सेक्टर और डेवलपिंग कंट्रीज में ये ज्यादातर ध्यान देते हैं, ठीक है। डेवलप कंट्रीज में क्यों देंगे, ठीक है, डेवलप कंट्रीज में क्यों इस तरह का फाइनेंस वाला काम ही करेंगे, वो लोग खुद ही इतने ज्यादा कैपेबल है कि अपना सारा काम खुद करते हैं, ठीक है। ये पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत इसलिए क्योंकि ये आईएमएफ नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक का एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। तो आईएमएफ कभी भी, ध्यान दीजिएगा कि आईएमएफ कभी भी इस तरह का अपॉर्चुनिटी मतलब इंप्रूव हेल्थ केयर से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड या इस तरह का वर्क नहीं करता है, कुछ ज्यादा फंडिंग या योगदान देने का काम नहीं करता। आईएमएफ सिर्फ सपोर्ट करता है जब कोई कंट्री अगर फाइनेंशियल चंक में आ गया, क्राइसिस आ गया, जैसे हमने एक बार 92 में लिया था, जब हमारा एकदम हालत पूरा ऐसा हो गया था कि हमारे पास एक सप्ताह का ही सिर्फ रिजर्व बचा हुआ था, तब उस वक्त हमने आईएमएफ से लोन लिया था। तो वैसे जब जो कंपनी का हाल है, जैसे अभी पाकिस्तान भी क्या किया, आईएमएफ से बिलियंस ऑफ लोन ले चुका है, जो कि पूरा कर्जे से डूबा हुआ है। वो सिर्फ आईएमएफ नहीं, चाइना से तो पूरी तरह पाकिस्तान का आधा से ज्यादा जो एरिया है वो तो गिरवी है एक तरह से मानो। तो इस तरह का आईएमएफ ये सब काम में करता है, सपोर्ट करता है, बट वर्ल्ड बैंक है जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड ये ध्यान देता है, ठीक है। तो इसलिए वर्ल्ड आईएफसी क्या हो गया, एक वर्ल्ड बैंक का सिस्टम हुआ, ना कि आईएमएफ का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी, जो कि NAA है। तो इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है, ये हो गया यहाँ का इंपॉर्टेंट कीवर्ड। चलिए देखते हैं क्या है। तो पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है कि द अथॉरिटीज मेन फंक्शन इज टू एंश्योर दैट ट्रेडर्स आर नॉट रियलाइजिंग अनफेयर प्रॉफिट बाय चार्जिंग हाई प्राइस फ्रॉम कंज्यूमर इन द नेम ऑफ जीएसटी। तो ये जो बोल रहा है, क्या इसका मतलब इस तरह इस नेशनल ये जो NAA है, इसका मेन काम होगा कि ये देखना है कि ट्रेडर्स जो भी है ना, जीएसटी के नाम पे कोई उल्टा पुल्टा एक मतलब 18% जीएसटी है, वो 25% जीएसटी ले रहा है और एक्स्ट्रा पैसा अपने पास रख रहा है। तो ऐसा कुछ ना कोई कर रहा हो कोई ट्रेडर, तो इस पे ध्यान देने के इसका ये काम है NAA का। तो क्या सही बात है? चलिए देख लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि NAA है ना, उसको हेड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जैसा कि जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ही आते हैं इसके कंट्रोल में, तो क्या NAA को भी हेड किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कर रहे हैं? तो चलिए देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, द जीएसटी लॉ ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर फंड वेर इन अनड्यू बेनिफिट्स मेड बाई businesses under the GST law have to be deposited in case it cannot be passed on to the identified recipient। तो देखिए, ये इतना लंबा स्टेटमेंट में तो आपको शायद ही कोई गलत आपको कीवर्ड मिलेगा। तो ऐसे स्टेटमेंट आप ज्यादातर तो सही मानिए, बट फिर भी आप जैसे ये बोल रहे हैं ना कि कुछ कुछ यहाँ पे वो आप इससे खोज सकते थे, इन केस इट कैन नॉट बी पास, ऐसा जो बोल दिया, तो ये सब एगो यहाँ का कीवर्ड बन सकता है, बट ऐसे इतना लंबा स्टेटमेंट आप ज्यादातर सही मानिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। स्टेटमेंट 3 मैंने बोला ही आपको कि इतना लंबा स्टेटमेंट है, ये कुछ एक्सप्लेन कर रहा है NAA के बारे में, तो ऐसा चीज ज्यादा सही होता है, ये फैक्चुअल चीज नहीं है, फैक्चुअल चीज ही ज्यादातर चांसेस रहता है गलत होने का।
और स्टेटमेंट 1 भी एक तरह से बता ही रहा है NAA के बारे में, बट स्टेटमेंट 3 गलत है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से नहीं है, ये किससे जुड़े हुए कि NAA को ना जो हेड करते हैं वो सीनियर ऑफिसर होते हैं सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि 4 टेक्निकल मेंबर्स के साथ असिस्ट करते हुए काम करते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है, ये सीनियर ऑफिसर ऑफ द लेवल ऑफ सेक्रेटरी वो इसका हेड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। ध्यान दीजिएगा, NAA का हेड करते हैं, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड नहीं, वो सीनियर ऑफिसर होंगे जो कि सेक्रेटरी के लेवल पे उनका पोस्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जिसमें 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें फिर से करेक्ट ही पूछा जा रहा है। तो आपको दिया गया है कि पहला स्टेटमेंट जो ना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि BIS करके बोला जाता है, मैक्सिमम जगह लिखा हुआ आपको दिखेगा, तो बोल रहा है कि BIS इज द नेशनल एजेंसी that is responsible for carrying out certification for instruments and equipment for monitoring emissions and ambient air। तो ये क्या BIS इस तरह का काम करता है, मॉनिटर करना एमिशंस और एम्बिएंट एयर का, तो ये यहाँ का कीवर्ड हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इज अ 5-year एक्शन प्लान with an aim of 20 to 30% reduction of PM 2.5 and PM 10 concentration by 2024। तो 2024 हो गया यहाँ का कीवर्ड, और ये 5-year एक्शन प्लान जो बोल रहा है ये भी यहाँ का कीवर्ड हो गया। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP also includes increasing number of monitoring stations in the country including rural monitoring stations। तो क्या ये रूरल मॉनिटरिंग स्टेशन भी बनाया जा रहा है कि सिर्फ अर्बन में बनाया जा रहा है, ये हो गया कीवर्ड। और ये इंक्रीजिंग नंबर वो बोल रहा है ना, ये भी हो गया यहाँ का कीवर्ड। ये बेसिक सा एक कीवर्ड मैंने ले लिया है, बट आप इसको इंक्लूड करके रखिए ताकि और ज्यादा आप इसे समझ पाए। ठीक है, चलिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, हम भी आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 तो सही है, पर स्टेटमेंट 2 और 3 तो सही है, बट स्टेटमेंट 1 गलत है। ये 2024 तक का जो टारगेट लिया है, मतलब 2019 से 5 साल के लिए 2024 तक। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ये इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉनिटरिंग स्टेशन, और ये रूरल मॉनिटरिंग में भी रखा जा रहा है। यही मैं इसलिए कीवर्ड रखा था ताकि और ज्यादा आप एनालाइज कर सके कि हाँ ये रूरल मॉनिटरिंग दिया हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से लगेगा कि ये गलत है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, कीवर्ड होने के बाद भी कीवर्ड का मतलब नहीं होता कि हमेशा वो गलत ही कर रहा है स्टेटमेंट को। मैक्सिमम जगह में मैं बोलूंगा कि 60 से 70% चांसेस होता है कि जो भी कीवर्ड होता है ना वो स्टेटमेंट को गलत करता है, बट ऐसा नहीं है हर केस में। जो 30 से 40% है उसमें ये स्टेटमेंट आता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत इसलिए हो गया क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है ना, उन्होंने रिसेंटली डेजिग्नेट किया CSIR NPL, मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जो कि NPL, उसको ये डेजिग्नेट किया है, ना कि BIS को। ठीक है, इसीलिए ये पहला स्टेटमेंट गलत है। तो ये CSIR का जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि आप सर्टिफिकेशन का काम करेंगे एम्बिएंट एयर और मॉनिटरिंग एमिशन से रिलेटेड। ठीक है, तो BIS इसमें नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत बन गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट, जो कि FCRA करके काफी ज्यादा मशहूर होता है। तो इसे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है इससे जुड़ा हुआ, और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है, इसे ध्यान दीजिएगा, करेक्ट है। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट 2010 and rules framed under it regulate the receipt and usage of foreign contribution by non-government organization in India। तो ये बाय NGO के द्वारा बोला जा रहा है, और ये एक्ट 2010 का बात बता रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं NGO के दो, मतलब NGO का भी जो कंट्रीब्यूशन को ना वो बोल रहा है कि आप फ्रेम के अंदर लेके आइए इस एक्ट के तहत। क्या ये सही बात है, FCRA ने ऐसा कहा है? चलिए देख लेते हैं। उसका दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है द इंटेंट ऑफ एक्ट इज टू प्रिवेंट यूज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एनी एक्टिविटी डिट्रीमेंटल टू द नेशनल इंटरेस्ट। तो क्या ये सही बात है? तो ये जो इंटेंट ऑफ द एक्ट है इज टू प्रिवेंट यूज ऑफ होता है। चलिए देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है इट इज नॉट एप्लीकेबल, ये नॉट एप्लीकेबल टू NRIs एंड ओवरसीज ब्रांचेस ऑफ इंडियन कंपनीज। तो ये क्या सही बात है? एप्लीकेबल नहीं है NRI और इंडियन कंपनीज जो भी अलग दूसरे ओवरसीज में है। चौथा है कि इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो MEA है क्या इसके इम्प्लीमेंटेड जो बॉडी है? चलिए देख लेते हैं, हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 तो सही है, पर स्टेटमेंट 3 और 4 गलत है। कि ये दोनों हाँ सही बात है, बट स्टेटमेंट 3 गलत है क्योंकि नॉट नहीं होगा, ये एप्लीकेबल है NRI और ओवरसीज ब्रांचेस जो भी इंडियन कंपनीज के उसके ऊपर भी। उसके अलावा ये MEA के द्वारा इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, ये MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इसलिए स्टेटमेंट 3 और 4 गलत है।
स्टेटमेंट 1 और 2 सही है कि इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि प्रिवेंट कर सके हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो भी आ रहा है ना नेशनल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग ध्यान दे सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग BS6 एमिशन नॉर्म्स। इससे रिलेटेड हमने आई थिंक डिस्कशन भी बहुत बार एनालिसिस में किया है, उसके अलावा क्वेश्चंस भी हमने 2 से 3 क्वेश्चन इससे ऊपर डिस्कस किया पहले। तो चलिए देखते हैं, आज एक और क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग इसका आंसर और भी अच्छे तरीके से दे पाओगे। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है BS6 नॉर्म से रिलेटेड। तो क्या है ये पहला स्टेटमेंट? तो बोल रहा है कि भारत स्टेज नॉर्म्स है जो आर द ऑटोमेटिव एमिशंस नॉर्म्स विच द ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरर्स हैव टू कंप्लाई टू सेल देयर व्हीकल्स इन इंडिया। तो ये क्या इंडिया में व्हीकल सेल करने के लिए भारत 6 जो है जो ऑटोमेटिव एक नॉर्म्स है जो कि ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरर्स को ये कंप्लाई करना होगा ताकि तभी जाके वो सेल कर पाएंगे। तो ये क्या सही बात है? तो ये एक तरह से देखिए BS6 अगर आपको थोड़ा भी इससे रिलेटेड पता होगा तो आपको पता होगा कि ये एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट को। तो ऐसे स्टेटमेंट ज्यादातर सही होते हैं, बट आपको BS6 फर्स्ट टाइम अगर सुन रहे हैं तब आपको थोड़ा गंडगोल लग सकता है। तब आप इसको लास्ट टाइम मतलब आगे पहले तीनों स्टेटमेंट पढ़िए, उसके बाद कैंसिल आउट करने का सोचिए। ठीक है, अपना ऑप्शंस के हिसाब से। तो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि ओनली दोज व्हीकल, यानी व्हीकल से रिलेटेड ये, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शायद सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी क्योंकि बोल रहा है कि ओनली दोज व्हीकल से, ओनली जो बोल दिया ये यहाँ पे लग दिया है, कुछ कुछ तो बोलना चाह रहा है। तो बोल रहा है कि विल बी सोल्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स विच कंप्लाई टू दिस नॉर्म। तो 1 अप्रैल 2020 के बाद सिर्फ वही व्हीकल्स जो सेल होगा जो कि BS6 नॉर्म्स को ऐसा ही है। तो क्या ये हुआ है? चलिए देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि दिस नॉर्म्स आर एप्लीकेबल टू ऑल 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स कंस्ट्रक्शन, ये वो सारा चीज होते हुए, बट मेरे को ये जो कुछ बोलना चाह रहा है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो दे दिया है ना, कुछ कुछ बोलता है ना कि बोलते बोलते कुछ एक्स्ट्रा बोल देता है, तो वो यहाँ पे हुआ एक्स्ट्रा बोलने का मतलब यहाँ कुछ बोलना चाह रहा है। क्या है? आर्मर्ड और स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स ऑफ आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये भी यहाँ पे दिया। तो ये क्या सच है कि नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें दिखा दिया है, चलिए देखते क्या होगा। तो ऑप्शन बी सही है, यानी स्टेटमेंट 3 गलत है, क्योंकि ये पैरामिलिट्री फोर्स या स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स, इनके लिए इनको ये एग्जेम्प्टेड मिल गया है। उनका अगर BS4 भी हो तो भी वो यूज कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई तरह का पाबंदी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल नॉलेज नेटवर्क NKN। इससे रिलेटेड भी हमने अच्छे से डिस्कस भी किया है, टॉपिक भी डिस्कस किया और क्वेश्चंस भी डिस्कस किया इससे पहले। तो चलिए देखते हैं इस बार का क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो इट एम्स टू कनेक्ट ऑल यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरीज एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री। तो क्या ये एम करता है सारा कनेक्ट ऑल यूनिवर्सिटीज को? चलिए देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है एजेंसीज इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर, स्पेस एंड डिफेंस रिसर्च आर आल्सो पार्ट ऑफ NKN। तो क्या ये ऑल्सो वाला जो बात बोल दिया ना, तो ये क्या है, क्या ये भी इसका पार्ट? चलिए देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है इट्स गोल इज टू फैसिलिटेट डिस्टेंस एजुकेशन इन इंजीनियरिंग। तो इसका गोल क्या डिस्टेंस एजुकेशन इंजीनियरिंग में, साइंस एंड मेडिसिन में देने का है, डिस्टेंस एजुकेशन। देखिए कुछ बोलना चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो चलिए करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए मैं सुनिए बोल रहा हूँ, ऐसा मतलब नहीं है कि आप मुझे आप समझिए कि मैं सुनने क्यों बोल रहा हूँ। ये सुनाना ही चाहता है, कुछ दिखाना ही चाहता है, दोनों काम कर रहा है। बस आपको आपके ऊपर है कि कभी होता है कि आप कभी कान से सुन लीजिए, कि मतलब मेरा बोलने का तात्पर्य है कि आप कभी कभी कुछ सुने हुए होंगे, चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, बट आप बहुत कुछ इस स्टेटमेंट से रिलेटेड पहले सुने होंगे। मैं आपको आंसर के बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों सुने होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी ये इस तरह का तीनों ही स्टेटमेंट सही है। मतलब ये आप एजुकेशन से रिलेटेड अभी देख रहे हैं कि कितने जगह सिर्फ डिस्टेंस एजुकेशन ला रहे हैं, ताकि जो गांव देहात में या जहाँ पे लोग हैं उन लोगों को क्या होता है, माइग्रेट होकर जाना होता है पढ़ने के लिए। अगर डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब उनको सुविधा रहेगा तो माइग्रेशन भी बहुत कम कर पाएंगे, और वो लोग अपने जगह से ही बहुत अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटीज के द्वारा पढ़ाई भी कर सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट NEDL। तो इससे रिलेटेड भी हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस किया है, 2-3 टॉपिक भी डिस्कस किया है। तो एक और क्वेश्चन चलिए डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो भी मैं बता रहा हूँ ना, क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप किसी भी मॉडल टेस्ट पेपर जो भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का कर रहे होंगे, आपको खुद ही आप एनालाइज कर पा रहे होंगे कि कितना ज्यादा ये सब क्वेश्चन जो कि है बार बार रिपीट हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से। तो जितना ज्यादा आप कर रहे हो, आप इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके सोचिए कि आप ज्यादा से ज्यादा एक ही टाइप के क्वेश्चंस, मतलब एक टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। आप ये मेरे से बेट खेल लीजिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है ICMR हैज फाइनलाइज्ड द नेशनलाइज
national essential diagnostic lead NEDL that aims to bridge the current regulatory systems gap that does not cover all the medical devices and in vitro diagnostic device. तो ये नॉट कवर जो दे दिया ना, ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। अगर आप NEDL से थोड़ा भी रूबरू है तो आप ऑफकोर्स सबसे पहले कीवर्ड इसको पकड़ेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट को रिव्यू करेंगे, उसके बाद लास्ट में आपको देखिए यहाँ इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, जो कि इस क्वेश्चन का सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री, ये पहला कंट्री बना है कि ये इस टाइप का चीज NDDL बने इस तरह का लिस्ट लेके आने वाला पहला कंट्री बना है क्या। तो चलिए देख लेते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी कि दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट जो है ना वो करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो इंडिया ने क्या किया, फाइनलाइज कर दिया इसे, ताकि जो मतलब किसी भी तरह का मेडिकल डिवाइसेस और इनविट्रो डिवाइस है ना, उसको सिर्फ छोड़ के बाकी हर चीज को ये एक तरह से ब्रिज में ला रहा है, मतलब दैट एम्स टू ब्रिज द करंट रेगुलेटरी सिस्टम्स गैप दैट डज नॉट कवर ऑल द मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, मतलब क्या जो अभी जो फिलहाल हो रहा है ना वो बहुत सारा चीज कर रहा है, बट इन विट्रो ये जो IVS डायग्नोस्टिक सेंटर या मेडिकल डिवाइसेस है ना, मतलब इस तरफ डिवाइसेस हो गया, इस तरफ आपका दवा हो गया, इन दोनों को एक साथ करके एक गैप में लाना है। ये मैं अच्छे से आपको ब्रिज के द्वारा भी एक्सप्लेन किया था, तो ये चीज अभी नहीं है, पर अब ये NEDL के द्वारा हम एक तरह से ब्रिज एक बना रहे हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, ताकि ये गैप को फुलफिल कर सके। उसके अलावा इंडिया एक पहला कंट्री बना है, तो ये दोनों तो सही बात है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, इसलिए दोनों के दोनों ही ऑप्शन मतलब यानी डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO। तो इससे रिलेटेड भी 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछ रहा है। जब करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो हमें ध्यान देना होगा कि करेक्ट स्टेटमेंट को ही सोच के आपको तीनों स्टेटमेंट को रीड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पहला स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ना देख लीजिए, जिस तरह से मैं अप्रोच कर रहा हूँ कोशिश करिए आप भी एग्जैक्टली उसी तरह का करें, ताकि आपको मतलब रिलेट करने में सुविधा हो कि आप किस जगह में, अगर आप कोई और आपको कोई और तरीका अच्छा पता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे और भी जो फ्रेंड्स हैं वो भी जान पाए कि और भी कितने सारे इनोवेटिव आइडिया से हमारे फ्रेंड्स लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल अप्रोच है जो हम मेरे हिसाब से हर जगह मुझे क्लिक किया है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी, जो लोग के पास नहीं है उतना आइडियाज नहीं लग पा रहा है और उनके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो प्लीज आप लोग फॉलो करिए इस टेक्निक को, इस तरह की जिस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बट अगर आपके पास है कुछ अच्छा, जो अच्छा हो रहा है आपके पास और 80 से 90% क्वेश्चन आप मतलब एक बार में ही सही कर रहे हैं, तो आप वेल एंड गुड, आप अपने तरीके से ही चलिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट में जो बोल रहा है कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSO, वो क्या है कि अंडर किसके अंदर है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ मिनिस्टर, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर है क्या। तो ये जो अंडर बोल दिया ना, ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। चलिए देखते हैं क्या है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल्स 1945 have entrusted various responsibility to central and state regulators for regulation of drugs and cosmetics। तो क्या इस तरह का है क्या, सेंट्रल और स्टेट दोनों के रेगुलेटर्स को ये इस तरह का इस एक्ट के तहत बहुत सारा रेगुलेशन रूल्स और ये दे दिया है क्या। चलिए देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है द रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इज प्राइमरी द कंसर्न ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटीज। तो ये क्या, रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर सेल इस तरह का, ये सेंट्रल सेंट्रल अथॉरिटीज का ये मेन मतलब प्राइमरी कंसर्न होता है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है। ठीक, तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 तो सही है। ठीक है, बट स्टेटमेंट 3 गलत क्यों, ये देख लेते हैं पहले। तो रेगुलेशन ऑफ द मैन्युफैक्चर, जो ना मैन्युफैक्चर सेल या किसी चीज का, ये कंसर्न होता है स्टेट का, ना कि सेंट्रल का। यहाँ दे दिया है तो सेंट्रल, क्योंकि देखिए हेल्थ है एक स्टेट सब्जेक्ट और उसके ऊपर से ड्रग्स से रिलेटेड है, तो ये स्टेट ही करेगा। बट हाँ, ये जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स वगैरह जो लाया गया ना, वो है सेंट्रल अथॉरिटी का अप्रूवल। जैसे यहाँ दिया हुआ है सेंट्रल अथॉरिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स क्लिनिकल ट्रायल्स इन द कंट्री। ठीक है, ये न्यू ड्रग्स और ये जो कुछ भी आएगा ना, तो उससे रिलेटेड सेंट्रल अथॉरिटी ही रिस्पॉन्सिबल है। बट मैन्युफैक्चर करना, सेल करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स करना पूरे स्टेट में, कंट्री में, कैसे कैसे स्टेट वाइज अपने अपने करेंगे, तो वो सब स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको कैसे करके करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हुआ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इथानॉल। तो इथानॉल से रिलेटेड ये 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट ही पूछा गया। ठीक है, तो बोला जा रहा है पहला में कि इन इंडिया इथानॉल इज प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर कैन ओनली। ठीक है, सिर्फ शुगर कौन से किया जाता है क्या, ऑफ कोर्स आप लोग को पता होगा, तो एक बार में इसका आंसर सही या गलत बोल देंगे। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है इट अलाउज द इंजन टू मोर कंप्लीटली कंबस्ट द फ्यूल। तो ऐसा करता है क्या, इंजन को और भी ज्यादा कंबस्टफुल बनाता है। चलिए देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है इथेनॉल इज कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल फ्यूल। तो नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल में आपको आई थिंक डिफरेंस जरूर पता होगा।
तो बता रहा है इथेनॉल क्या नॉन रिन्यूएबल फ्यूल है। चलिए देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी सिर्फ स्टेटमेंट 2 ही सही है, स्टेटमेंट 1 और 3 गलत है, क्योंकि ओनली तो होगा नहीं, शुगर कैन से तो होता ही है, इसके अलावा मेज व्हीट ये लोग से भी होता है, क्योंकि ये लोग उस मतलब एक्चुअली क्या बोले तो उस प्रोडक्ट से ज़्यादा मायने में ये इथेनॉल प्रोड्यूस होता है जहाँ पे स्टार्च का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो। तो ये व्हीट हुआ, मेज हुआ और शुगर केन हुआ, इसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इथेनॉल बहुत आसानी से इसमें मतलब इसको इथेनॉल इज क्या है, एनहाइड्रस इथाइल अल्कोहल है, जिसका फॉर्मूला C2H5OH है। तो इसी से रिलेटेड मतलब हाई कंटेंट है स्टार्च का बोल के ये इजीली इथेनॉल बनाया जा सकता है, और किसी में नहीं है। ठीक है, शुगर कैन ओनली लिख दिया ना, इसलिए गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट ये है नॉन रिन्यूएबल नहीं है, रिन्यूएबल है। क्यों रिन्यूएबल माना जा रहा है, क्योंकि इथेनॉल प्रोड्यूस जो कर रहा है किससे, प्लांट से कर रहा है, और प्लांट किससे हो रहा है, सन से ही। मतलब जितना सन का हार्डनेस मतलब पावर है, जब तक सन का जितना भी सन से रिलेटेड जो भी हम रिसोर्स यूज करते हैं उसको हम रिन्यूएबल मानते हैं, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो इसी तरह से हम ये प्लांट का जो इथेनॉल बना रहे हैं ना, इसको भी हम एक तरह से रिन्यूएबल फ्यूल मान रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल जो बोला गया ये गलत है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टोटल पोलर कंपाउंड्स। टोटल पोलर कंपाउंड से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट बता रहा है। तो बोल रहा है कि टीपीसी इज यूज टू मेजर द क्वालिटी ऑफ कुकिंग ऑयल। तो क्वालिटी ऑफ कुकिंग ऑयल इसी से पता चलता है क्या, चलिए देख लेते हैं। द लेवल ऑफ टीपीसी इंक्रीजेज एवरी टाइम ऑयल इज रीहीटेड। तो लेवल क्या हीट होता है, चलिए देखते हैं। मतलब लेवल ऑफ जो टीपीसी वो धीरे धीरे बढ़ते रहता है क्या ऑयल का, चलिए देख लेते हैं। एफएसएसआई के रेगुलेशन के हिसाब से टीपीसी ना का जो बोले हैं कि इतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो है 50%। तो यहाँ का ये कीवर्ड ये हो गया। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट का तीनों कीवर्ड देख दिए, तो हमें बताना है कि कौन सा सही है, यहाँ करेक्ट पूछा जा रहा है। मैं इस टॉपिक से रिलेटेड रूको वाला जो है वो बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, रूको इनिशिएटिव, जो कि मैंने 3 डायग्राम्स दिखाया, फिर 2 या 3 क्वेश्चंस इससे पहले डिस्कस किया है। तो प्लीज आप लोग ये सारे क्वेश्चंस इतने बार रिपीट होकर आ रहे हैं, तो प्लीज आप लोग इसे मतलब एक बार अच्छे से इस टॉपिक को देख लीजिए। ठीक है, सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए जितना ज्यादा रिविजन कर सके प्लीज करते रहिए। ठीक है, तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 तो सही है, पर स्टेटमेंट 3 गलत है, क्योंकि 50% नहीं है, ये 25% एफएसएसआई के द्वारा लिमिट दिया गया है। और पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि क्योंकि कुकिंग ऑयल का ये क्वालिटी बताता है, और जितना बार तेल हीट करेंगे ना, तो ये टीपीसी का जो वैल्यू है ना वो मल्टीप्लाई होते जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा टाइम मैक्सिमम 2 से 3 बार उसे हीट करिए, उसके बाद उसे यूज नहीं करिए। तो मैक्सिमम लोग यूज, वो ऑयल बर्बाद ना होने की वजह से वो यूज ही कर लेते हैं। तो इसीलिए ये इस तरह का स्कीम लेके आया जा रहा है, ताकि वो 3 बार बॉयल करने के बाद, 3 बार यूज करने के बाद ऑयल को वो सेल कर सके। सेल करने के तो वहां से उनको पैसे मिलेंगे, तो फिर वापस से वो मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं से प्रॉफिट होगा। तो ये एक अच्छा स्कीम लाया गया है, फिर उस ऑयल से ये बहुत सारे बायोडीजल भी बनाया सकेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउथ ईस्ट एशिया रेगुलेटरी नेटवर्क सर्न। सर्न से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है, इट प्रोमोट्स टाइमली एक्सेस टू अफोर्डेबल मेडिकल प्रोडक्ट्स ऑफ एश्योर्ड क्वालिटी इन कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन रीजन एंड बियॉन्ड। तो ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन और बियॉन्ड मतलब उसके एरिया के अलग में क्या करता है, टाइमली एक्सेस ऑफ अफोर्डेबल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। क्या इस तरह का ये काम होता है क्या इसका, चलिए देख लेते हैं। सन इंक्लूड्स ऑल एशियन कंट्रीज, तो ये ऑल हो गया यहाँ का कीवर्ड। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म गेटवे फॉर सन इज डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस मतलब सीडैक। ठीक है, सीडैक आजकल बहुत सारे एग्जामिनेशन जैसे एयरफोर्स का जो एफकेट एग्जाम है, और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज के लिए सीडैक ही मतलब एक तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो होता है ना वो बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि इसका जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है वो भी क्या सीडैक के द्वारा ही है। चलिए देख लेते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ ये टाइमली किस तरह से अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोडक्ट कैसे कैसे जाया जा सकता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, वो यहाँ पे ये ध्यान देते हैं। उसके अलावा सारे के सारे एशियन आसियन कंट्रीज जो है ना, जो कि टोटल 10 है, वो 10 ही इसके मेंबर्स हैं इसमें। फिर उसके अलावा ये इसका सीडैक ही इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि इसका एक प्लेटफॉर्म भी शेयर, जो कैसे करके प्लेटफॉर्म शेयरिंग होगा वो यहाँ ध्यान दें। ठीक है, इसलिए तीनों का तीनों स्टेटमेंट ही सही है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU। इससे रिलेटेड भी 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। इट इज अ यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। तो ये क्या यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। हमने हर दिन, मैं इतना बता दे रहा हूँ कि यूएन से रिलेटेड जब भी हम डिस्कस कर रहे हैं, हर अल्टरनेट डेज में एटलीस्ट आईटीयू से रिलेटेड हम एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को अब ये रट गया होगा। तो चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या सही है गलत। पहले उससे पहले हम दूसरा स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि इंडिया ने रिसेंटली इसका मेंबर मतलब इसके काउंसिल का मेंबर के रूप में इलेक्ट हुआ है। तो ये क्या सही बात है? चलिए देख लेते हैं तीसरा स्टेटमेंट अभी अब। तो आईटीयू एलोकेट्स ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम एंड सैटेलाइट ऑर्बिट्स। तो ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट ऑर्बिट्स ना आईटीयू ही एलोकेट करता है। तो ये क्या सही बात है? चलिए देख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही है। आईटीयू ही मतलब अलोकेट करता है ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम। उसके अलावा इंडिया रिसेंटली इसके काउंसिल का मेंबर बना है। और ये पहला स्टेटमेंट तो एकदम इजी जाना बात है। और ये क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन यूनियन रिसेंटली हमने पढ़ा था, जो सबसे पुराना जो इसका बॉडी है वो यही था। ठीक है, मतलब एकदम सबसे पुराना बॉडी जो कोई इंटरनेशनल लेवल का है वो आईटीयू है। उसके बाद क्या एक पोस्टल से रिलेटेड है, याद है आपको कुछ? प्लीज आप लोग जाके पुराने वीडियोस को देख ले ताकि ज्यादा और आपको याद आ सके। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। तो अभी जो हाल ही में जो जेएनके से जो आर्टिकल 370 को हटाया गया है, तो उसके बाद डिलिमिटेशन का बात उठ रहा है, क्योंकि तो उससे रिलेटेड ही एक मैंने क्वेश्चंस को लेके आया ताकि और ज्यादा आपको क्लियरिटी आ सके। तो तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट जो बोला जा रहा है, इन द डिलिमिटेशन प्रोसेस द नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन लोकसभा एंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली रिमेन्स द सेम। बोल रहा है कि जब डिलिमिटेशन करते हैं तो मान लीजिए ये जो जेएनके जो है ना, जेएनके जो एरिया है, यहाँ पे बोल रहा है डिलिमिटेशन तो कर दिए, पर डिलिमिटेशन करने के बाद भी लोकसभा और असेंबली का जो सीट्स है ना, और किस का रेशियो जो डिवाइडेड है वो हमेशा सेम ही रहते हैं। तो इस तरह का ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कुछ। तो उम्मीद करता हूँ शायद न्यूज में ये काफी बना था, तो शायद इसका आंसर आप सही दे पाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट है द डिलिमिटेशन कमीशन इन इंडिया इज अ हाई पावर बॉडी हुज ऑर्डर्स हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी कैंसल इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। तो कैन नॉट बी कॉल्ड मतलब कोर्ट में क्या इसके ऑर्डर को नहीं ले जाया जा सकता है क्या? तो ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। चलिए देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट। The first delimitation exercise in 1950-51 was carried out by the president with the help of election commission। तो क्या फर्स्ट जो डिलिमिटेशन हुआ था वो प्रेसिडेंट की हेल्प से किया गया था, वो भी प्रेसिडेंट और मतलब इलेक्शन कमीशन के हेल्प से प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया था क्या? तो चलिए देखते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, कौन सा होगा आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए हो गया सही, यानी स्टेटमेंट वन सिर्फ गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। तो पहला डिलिमिटेशन कब होता है? 1950-51 में, जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला था उसी वक्त हो गया था डिलिमिटेशन, और प्रेसिडेंट के द्वारा वो किया गया था इलेक्शन कमीशन की मदद से। ठीक है, दूसरा जो है दूसरा स्टेटमेंट है वो भी सही है कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो भी डिसीजन होगा वो किसी कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, किसी भी कोर्ट में उसको नहीं ले जाया सकता है डिलिमिटेशन कमेटी का कोई भी डिसीजन होगा। उसके अलावा जो पहला स्टेटमेंट है ना, ये गलत है, क्योंकि सेम नहीं रहता। जब आप मान लो अगर जैसे जेएनके का जो अभी चेंज किए हैं, तो आप चेंज किए तो उसके हिसाब से क्या हुआ यहाँ पे अभी कश्मीर और जम्मू से रिलेटेड बहुत, कश्मीर में ज्यादा सीट्स थे जम्मू के कंपेयर में, जबकि पॉपुलेशन का कुछ इतना ज्यादा मतलब इतना सारा डेवलपमेंट तो जम्मू साइड में हो रही है। तो इसीलिए क्या किया गया, अभी डिलिमिटेशन बॉडी काम कर रही है, और एक प्रॉपर जब भी इलेक्शन होने वाला है उससे पहले देखिएगा एक प्रॉपर चार्ट के साथ आएंगे कि किस मतलब असेंबली और लोकसभा का कितना सारा वहां पे सीट्स रखा जा रहा है, वो फिर प्रॉपर उसके हिसाब से आएंगे। तो सीट्स और ये मतलब जरूरी नहीं है चेंज ही होंगे, मे चांस मतलब ऑल्सो मे चेंज, मतलब मे चेंज मतलब चांसेस है चेंज होने का, पर जरूरी नहीं है कि चेंज ही हो। इसलिए स्टेटमेंट जो आपको वन है वो सिर्फ गलत है, बाकी दोनों सही है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रीनेमिंग ऑफ स्टेट्स। फिर से एक और उसी चीज से रिलेटेड रीनेमिंग ऑफ स्टेट्स हमने किस स्टेट से रिलेटेड पढ़ा था? तो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वो टॉपिक बहुत अच्छे से याद होगा। उस टॉपिक को मैंने एक बार डिस्कस किया है और उसके 2 क्वेश्चन इससे पहले किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वो इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे उसी तरह से अच्छे तरीके से कर पाएंगे। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट ही पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है द प्रोसीड्यूर ऑफ renaming of the state can be initiated by either the parliament or the state legislature। तो क्या पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी इनिशिएट कर सकते हैं? चलिए देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। आर्टिकल 3 lays down the bill to alter the name of any state can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president। तो ये जो only वर्ड हो गया, ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। ठीक है,
दूसरा बोल रहा है, तीसरा मतलब बोल रहा है कि आफ्टर रिकमेंडिंग द बिल टू ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट टू द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द सेम to the state legislature concerned and expressing its views within a specific period। तो क्या प्रेसिडेंट हैज टू मतलब उनको क्या रेफर करना पड़ता है ये? चलिए देख लेते हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 3 गलत है, क्योंकि प्रेसिडेंट के ऊपर हैज टू जो बोला ना, यही यहाँ का कीवर्ड था। क्यों? कि जरूरी नहीं है वो शेयर करेंगे, मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट शैल, हैज नहीं होगा, प्रेसिडेंट शैल सेंड द बिल टू द रेस्पेक्टिव स्टेट। बट उसके बाद ये भी जरूरी नहीं है कि जो भी उस स्टेट का व्यूज होगा वो उनके ऊपर बाइंडिंग होगा, वो नॉट बाइंडिंग होता है, ठीक है। जो भी उनका पसंद हो नहीं पसंद हो उनसे फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे तो फिर नाम चेंज करना हो तो करेंगे, भले स्टेट को पसंद हो या नहीं पसंद हो, ठीक है। तो इसीलिए ये तीनों स्टेटमेंट में आपको जो तीसरा स्टेटमेंट है गलत है, बाकी पहला दूसरा दोनों ही सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉरेन ट्राइब्यूनल्स। तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल से रिलेटेड काफी ये न्यूज में बना था, तो उसी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है कि ओनली द सेंटर कैन सेट अप फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स टू डिसाइड वेदर द पर्सन स्टेइंग इलीगली इन इंडिया इज अ फॉरेनर और नॉट। तो क्या सिर्फ ये ओनली द सेंटर ये हो गया यहाँ का कीवर्ड, सिर्फ सेंटर ही कर सकता है क्या? चलिए देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है द अमेंडेड फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर 2019 empowers individuals to approach the tribunals to decide if they are foreigners or not। तो क्या ये एम्पावर करता है मतलब इंडिविजुअल्स को कि वो अप्रोच कर सके ट्राइब्यूनल्स को, ताकि वो डिसाइड करे कि फॉरेनर्स है या नहीं, इस तरह का मतलब इस तरह का क्या ट्राइब्यूनल्स के पास वो डायरेक्टली वो पहुंच सकते हैं क्या? तो चलिए देखिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी सिर्फ स्टेटमेंट 2 ही सही है। मतलब ये क्या करता है, एम्पावर करता है कि हाँ ये जो भी अप्रोच कर सके ट्राइब्यूनल्स को, क्योंकि ट्राइब्यूनल्स किसके द्वारा बनाया जाता है, जो मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा बनाया जाता है। और ये जो पहला स्टेटमेंट दिया ना कि ओनली द सेंटर, ये यहाँ पे थोड़ा गंडगोल है, ठीक है। तो इट हैज एम्पावर्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये इसमें क्या क्या बोल रहा है कि एमएचए जो है ना उनके पास पूरा तरह से ये फॉरेन ट्रिब्यूनल्स का जो एक्ट है ये 1964 का था, उसको चेंज करके अब 2019 में अमेंड किया गया है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया है कि powers to constitute tribunals were vested only with the center, ठीक है। so far अभी तक था, मतलब 1964 तक में ये चीज था, ठीक है। but the central government may by order refer the question as to whether the person is not a foreigner within the meaning of Foreigners Act 1946 to a tribunal to be considered for the purpose for its opinion, ठीक है। इसीलिए ये जो बोल रहा है कि ओनली द सेंटर कैन सेट अप फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल टू डिसाइड वेदर अ पर्सन स्टेइंग इलीगली इन इंडिया इज अ फॉरेनर और नॉट, तो ये यहाँ पे इसलिए गलत। अब तक ये ऐसा था बट अभी ऐसा नहीं आगे है, ठीक है। उसके अलावा क्या ये एम्पावर करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है। ये जो बोल रहा है कि यहाँ पे इस तरह का बात है, तो ये एम्पावर करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के ट्रिब्यूनल्स को टू सेट अप ट्रिब्यूनल्स टू डिसाइड वेदर अ पर्सन इज स्टीलिंग और नॉट। मतलब ये जो ओनली द सेंटर दिया ना, ये यहाँ पे ट्विस्ट इसलिए हो गया क्योंकि ये एम्पावर करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, जितने भी स्टेट्स में है। ये कौन सा क्या एम्पावर करता है, तो ये बिल जो कि अमेंड किया गया है 1964 से 2019 में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट बोला गया, पूछ बताना है मतलब, ठीक है। तो बोल रहा है कि फ्लू गैस जो है वो डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी है जो कि यूज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन फ्रॉम कोल पावर प्लांट्स। तो क्या एयर पोल्यूशन कोल पावर प्लांट से रिड्यूस करने में काम आता है ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन? देखिए डीसल्फराइजेशन से रिलेटेड यहाँ पे, और बोला एयर पोल्यूशन जो कि कोल पावर प्लांट से रिड्यूस करने में। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। दूसरा स्टेटमेंट है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ SO2 इन द एटमॉस्फेयर इज थ्रू व्हीकलर पोल्यूशन। लार्जेस्ट सोर्स जो SO2 का वो क्या व्हीकल से निकलता है? चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 सही है। तो क्यों? क्योंकि ये फ्लू गैस जो है ना, जो भी कोल पावर प्लांट्स में पॉल्यूशन से रिलेटेड होता है ना, तो उसको ये एक तरह से डिसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी इसमें यूज किया जाता है, ताकि जो सल्फर का जो जितना मात्रा में जो बाहर निकलता है ना, उसको वो डिसल्फराइजेशन कर सके, ठीक है, अपने पॉल्यूशन को हटा सके। इसके अलावा जो आपको दूसरा स्टेटमेंट है, ये सच बात है कि हाँ व्हीकल से ही SO2 का सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है पूरे मतलब एटमॉस्फेयर में, तो इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो बोला जा रहा है व्हीकुलर पोल्यूशन, ये यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है।
व्हीकल पोल्यूशन से नहीं होता है। ये रिपोर्ट जो बोला गया एसओटी के द्वारा कि सिग्निफिकेंट कि लार्जेस्ट सोर्स जो एसओटी का बोला जा रहा है वो क्या है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ना कि व्हीकुलर पोल्यूशन। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा उल्टा कंफ्यूज होकर दूसरा बोल दिया, जबकि पढ़ वही रहा हूँ। ठीक है, हो जाता है थोड़ा थोड़ा गलती, आप भी समझ सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग निपा वायरस। निपा वायरस से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, निपा वायरस इज अ जूनोटिक वायरस। ठीक है, एंड कैन ऑल्सो, अब यहाँ पे तो हम नहीं बोल सकते कि निपा वायरस इज अ जूनोटिक वायरस, ये वायरस नहीं बैक्टीरिया ऐसा है क्या, ऑलरेडी वायरस लिखा हुआ है तो ये सब तो कीवर्ड बनता नहीं है। बट बोला जूनोटिक वायरस है एंड कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड और डायरेक्टली बिटवीन पीपल। तो ये क्या कंटामिनेटेड फूड और डायरेक्टली बिटवीन मैंने पीपल टू पीपल भी ये क्या वायरस फैलता है क्या? तो चलिए देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि करेंटली देयर आर नो वैक्सीन। तो क्या अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए इस वायरस को लड़ने के लिए? चलिए देखते हैं। देयर आर नो नोन आउटब्रेक्स ऑफ निपा वायरस इन्फेक्शन इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कहीं पर ये अभी तक निपा वायरस नहीं आया है, ऐसा क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या? चलिए देखते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 तो सही बात है। जो कंटेमिनेट फूड और डायरेक्टली आप कांटेक्ट में है किसी निपा वायरस पेशेंट से तो आपको वो वायरस आपके बॉडी में भी आ जाएगा। इसके अलावा अभी तक इसका वैक्सीनेशन नहीं निकला है ह्यूमंस और एनिमल्स को बचाया जा सके जिससे। बट तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो डेडली बहुत ही बुरी तरह से ये अफेक्ट किया था केरला में, जो कि साउथ इंडियन स्टेट है मतलब। हाँ, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, ये नो था यहाँ का कीवर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हैजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2019। फिर से एक जो लॉ है, एक्ट था, उसको अमेंड किया गया 2019 में। तो उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है ना, हैज अमेंडेड द हैजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2010। तो कि 2010 से चेंज होकर 2019 में आया है। चलिए देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि अंडर द रूल्स 2019 में जो अभी जो चेंज हुआ है, इसमें क्या बोल रहा है कि सॉलिड प्लास्टिक वेट है ना, जो भी इंपोर्ट करेंगे हम कंट्री में, वो अलाउड ओनली फ्रॉम फ्यू डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब बहुत ही कम कंट्री से हम सॉलिड वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट जो है ना हम वो इंपोर्ट करेंगे, हर कंट्री से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो क्या सच बात है? इस मतलब इस जो अमेंडमेंट वाले रूल जो हुआ अमेंड किया गया है 2019 में, इसमें क्या ये ऐड किया गया है क्या? चलिए देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज जो है आर एंड कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड इन एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया if found defective can now be imported back to the country within a year without मिनिस्ट्री ऑफ मतलब विदाउट एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के। मतलब अगर हम कोई चीज मान लीजिए एक्सपोर्ट किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल आइटम्स और वो डिफेक्टेड पाया गया, तब तो वो कंट्री रखेंगे नहीं, वो तो वापस कर देंगे हमें। तो जब वापस आएगा ना तो उसके लिए हम लोग एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का परमिशन नहीं लेंगे क्या? तो ये जो विद इन है ये, और ये जो विदाउट बोल दिया ना, तो ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। ठीक है, तो ये है, इसी से हम लोग को बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है कौन सा गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी कि सिर्फ स्टेटमेंट 3 ही सही है। देखिए जिसको मैंने कीवर्ड बताया विदाउट, ये सही बात है, क्योंकि मिनिस्टर एनवायरमेंट मिनिस्टर का उस वक्त अप्रूवल नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने ही एक्सपोर्ट किया था और वो हमारा डिफेक्टिव पीस वापस आ रहा है, तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसके लिए उतना क्रॉस चेक करने का जरूरत नहीं है। बट स्टेटमेंट 1 और 2 गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो 2010 से अमेंड करके नहीं बनाया जा रहा है, ये 2016 से अमेंड करके 2019 में लाया, मतलब 16 में ये निकाला गया था एक्ट को, और उसके बाद 2019 में इसे अमेंड किया गया, ना कि 2010 से था। ठीक है, उसके बाद ये भी जो बोल रहा है ना कि सॉलिड वेस्ट जो है कुछ फ्यू मतलब डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज को देंगे, तो ये भी यहाँ पे इस जगह में गलत हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट 3 सिर्फ सही है, बाकी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो इस मित्रा क्रेटर, इससे रिलेटेड हमने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस भी डिस्कस किया था और टॉपिक भी इससे रिलेटेड मैंने आपको डायग्राम की मदद से बताया था। उम्मीद करते हैं इजीली आप इसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये इसका आंसर सही कौन सा होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि मित्रा क्रेटर जो रिसेंटली न्यूज में आया था वो किससे जुड़ा हुआ है? जुपिटर से, मार्स से, टाइटन से, या किसी से भी नहीं? तो आप ऑफकोर्स बता ही देंगे किससे जुड़ा हुआ था। तो ये जुड़ा हुआ था चांद से, जो कि हमारा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है मून। तो ये ना कि टाइटन या मार्स जुपिटर से। क्यों? क्योंकि चंद्रयान 2 ने का जो ऑर्बिटर घूम रहा है ना चांद के चारों तरफ,
तो उनके द्वारा ये जब फोटो लिया गया और उसमें पाया गया कि ये क्रेटर जो है ना, मित्रा क्रेटर के बारे में वहाँ पे इसलिए न्यूज़ में बन गया। और ये मित्रा कौन है? तो शिशिर कुमार मित्रा से रिलेटेड ये हैं, जो बहुत ही बड़े रेडियो फिजिसिस्ट थे हमारे कंट्री के। ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था, इसलिए बोल के मैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, और जो हमारे फ्रेंड्स उतने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ निराश मत होइए, मल्टीपल टाइम्स अभी भी रिवीजन करते रहिए, काफ़ी टाइम है हमारे पास अभी। आप मेरे साथ बने रहिए, करंट अफेयर्स के लिए एकदम निश्चिंत रहिए, और बाकी स्टैटिक पार्ट आप जितना हो सके रिवीजन करते रहिए। उससे रिलेटेड भी अगर स्टैटिक किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर आपको किसी भी तरह सोल्यूशन आपको दूंगा ही, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूँ। ठीक है, तो बने रहिए, कल इसी टाइम में फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।